बाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? अगर आपका चेहरा बड़ा मासूम है लेकिन ऐसी बातें चलती हैं कि आप बड़े कठोर आईजी हैं। सर ने पंजाबी बोर्ड का बात कहा, मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स कैसा होता है पंजाबी में? वो दो ऐसा बोलती है कि कुछ अलग होता है। जैसे रोहित शेट्टी की मूवी होती है, उसमें पुलिस इस प्रकार दिखाया जाता है, स्लो मोशन चल रहा है, स्कॉर्पियो आ रही है, आला रे आला सिम्बा, आला गाना बज रहा है, पुलिस वाला उतर रहा है, गन निकाल रहा है, मार रहा है। तो सर्विस में आया तब आपको वो वाला जो फ्लेवर वो मिला कि सर 2006 में आपने क्रैक किया, साथ में आपने फिर से ट्राई किया, मगर कोई वेट कर रहा था आपका, शादी की बात चल रही थी, कैसे पूरा मामला सेट हुआ बताइए। तो इनके फादर की इच्छा थी कि इनकी शादी किसी सिविल सर्वेंट से ही करनी आपकी है। इच्छा थी कि डॉक्टर मिले? मेरी इच्छा थी डॉक्टर मिले। अरे आपको कैसे पता? शादी के अगले दिन एग्ज़ाम देने जाना है। जी, फिर इनफैक्ट एग्ज़ाम में मैं सो रहा था, जी यूपीएससी के एग्ज़ाम में। शादी हो गई, अब क्या कर रहे हैं? सो रहे थे आप। लेकिन लकीली देखो आप, फिर भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ। मैच कुंडली हो गई तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि किसी को अच्छा, घर वालों नहीं होती तो देखते, फिर अब तो हो गई ना। जैसे आप पुलिसिंग करते हैं, बहुत प्रेशर भी होता है, ऐसा नहीं प्रेशर नहीं होता है, या बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर क्या आप भी घर जाकर के ईयरफोन लगा के सिद्धू मूसे वाला गाना सुनते हैं? तरमा दे नाम पे डिबेट मिलोगी, बोलेगा तो मिलूं 295। बचपन में आप पीसीएम से भाग रहे थे, आपको कॉमर्स लेना था, लेकिन फैमिली पापा ने कहा कि नहीं, पीसीएम ही लेना है। बिल्कुल। और हमने वहाँ पे फ्रेंच सीखी, फ्रेंच लैंग्वेज। जी, आपको जैसे आपको बोलना हो फ्रेंच में कि सत्यम बहुत अच्छा इंटरव्यू लेता है, तो कैसे बोलेंगे? सत्यम très bon इंटरव्यू। जिसने भी आपको फ्रेंच सिखाया होगा, आपने उनको पंजाबी सिखाई? जो पिंक पिंक से बूढ़े का बाल। बुड्ढी के बाल बोलते हैं जो है ना, तो हम उनसे बोलते थे कि मैडम इसको क्या बोलते हैं? बुड्ढी माई का चाटा पंजाबी में बोलते हैं। इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? बोली मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। सोते कब हैं? ऐसे हम भी सुनते हैं कि आप रात में 2 बजे कॉल कर लेते हैं, बोलते हैं अच्छा कहाँ ड्यूटी कर रहे हो बताओ, फिर आप 5 बजे सो जाते हैं, फिर उठते हैं अच्छा कहाँ अब दिखाओ, तो आप सोते कब हैं? तो जिस प्रकार का पर्सनल लीडर होता है उस प्रकार से ही पूरा डिपार्टमेंट चलता है। कहना चाहना कि सत्यम पांडे जी बहुत ही अच्छे इंटरव्यू लेंदे ने। नॉर्मल हंसी खुशी के माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरव्यू लेती, सारियां गल्लां भी हो गईयां ਤੇ ਮੈਨੂੰ महसूस भी नहीं होया कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा किसी चैनल पे। थैंक यू पाजी। नमस्कार, सादर प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि हम जो राम गोपाल गर्ग आईपीएस हैं 2007 बैच के, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, वो पंजाब के पटिंडा के रहने वाले हैं, यानी कि पंजाबी हैं, और पंजाबी लोग गुरु मेरे को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बड़ी भूमिका ना बांधते हुए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आइए। बाजी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बैठ के बात करें? जहाँ तक वहाँ बैठ जाइए। सर बहुत टाइम जो था आपसे बातचीत करने का, जब से आप यहाँ पे एसपी बनकर आए थे, आज आप आईजी बन गए, तो सौभाग्य मिला है आपसे बातचीत करने का। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, भगवान की दुआ है कि सेहत अच्छी है। पंजाब से हैं आप, पंजाबी लोग बड़े दिलफेक होते हैं, मगर आपका चेहरा बड़ा मासूम है, लेकिन ऐसी बातें चलती हैं कि आप बड़े कठोर आईजी हैं। जितने भी एसपी होते हैं उनको मतलब आप टीआई बना देते हैं, बहुत काम करवाते हैं। नहीं, ये पता नहीं, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि एसपी को टीआई बना देते हैं, कभी मैंने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन पुलिस विभाग ऐसा है कि अगर पुलिस विभाग सतर्क नहीं रहेगा तो शहर की कानून व्यवस्था या ज़िले की कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य ये होता है हमेशा कि पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छे से करे। तो उसके लिए मैं खुद भी मेहनत करता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मेरे जो अधीनस्थ लोग हैं उनसे भी मेहनत करवाऊँ। मेहनत करें। हाँ जी। सर आप 10th तक पंजाबी बोर्ड से पढ़ाई की है, तो पंजाबी बोर्ड में क्या डिफरेंस होता है? सारा चीज़ पंजाबी में होता है? 10th तक मैंने पंजाबी मीडियम में पढ़ाई की है। मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ सब कुछ पंजाबी मीडियम में था। तो और उसके बाद 11th और 12th सडनली इंग्लिश मीडियम में किया। तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन भगवान की कृपा से अच्छा रहा मेरा। उसमें इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। इंजीनियरिंग में तो ऑफ कोर्स सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में था। तो इंजीनियरिंग करने के बाद 2001 में मैंने बेंगलोर में जॉब की। मोटरोला इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है। तो 2003 में जॉब करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरा क्रेज़ था सिविल सर्विसेज में आने का।
तो करीब सर, 3 मोटोरोला में आप काम कर रहे थे, वो पैकेज तो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत लोग होते हैं जो पैकेज हो जाता है, मिल जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी मिल जाती है, ड्रीम जॉब मिल जाता है, उसके बाद यूपीएससी ट्राई करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, क्यों ऐसा? नहीं देखिए, जब मोटोरोला में मैंने ज्वाइन किया तो उस समय 2001 में मुझे करीब 35,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती थी, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। और क्या बोलते हैं, एक पैरों पे, अपने पैरों पे खड़ा होने का एक वो उद्देश्य था, वो पूरा हो गया, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई। उसके बाद क्योंकि जब भी मैंने कॉलेज में भी जब पढ़ाई की थी तो मेरे पेरेंट्स ने लोन लेकर मेरी स्टडी करवाई थी, तो मेरा सबसे पहला मेरा कर्तव्य था ये कि मैं उस लोन को चुकाऊं और जो पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको सुधारूं। तो वो मैंने पूरा किया। फिर मैंने अपने सपनों की तरफ उड़ान भरी और कोशिश की कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं। तो इस प्रकार दो साल में जब मेरी फाइनेंशियल हालत हमारी ठीक होगी, उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी। सर ने पंजाबी बोर्ड का बात कहा, मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स कैसा होता है पंजाबी में? वो दो ऐसा बोलते हैं कि कुछ अलग होता है? नहीं, बिल्कुल जैसे हिंदी मीडियम है, हर एक चीज़ हिंदी वर्ड्स यूज़ होते हैं, हिंदी के शब्द यूज़ होते हैं, पंजाबी में पंजाबी के शब्द यूज़ होते हैं। तो मीडियम एक मुद्दा नहीं है। मीडियम सिर्फ आपको कोई चीज़ लर्निंग कैसे इजीली हो सकती है वो आपके लिए है, परंतु जब मीडियम आपका शिफ्ट होता है तब आपको दिक्कत ज़्यादा आती है। तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, परंतु उसको कोप अप कर लिया गया हमने। और फिर इंजीनियरिंग के बाद फिर मोटोरोला के नौकरी छोड़ने के बाद फुल फ्लैज्ड मैंने इसकी यूपीएससी की तैयारी की। तो करीब मुझे 3 साल लगे। थर्ड अटैम्प्ट में मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो उसमें भी मैंने मैथमेटिक्स रखा था ऑप्शनल, मैथमेटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन था। तो काफ़ी शुरू में तो सब्जेक्ट डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आई। उस समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, तो मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों सब्जेक्ट में सोच के यूपीएससी नौकरी छोड़ के गया था। तो परंतु जब मैंने पहली प्रिलिमिनरी कोचिंग मैंने पटियाला में करी, यहाँ मैंने इंजीनियरिंग भी करी थी। तो वहाँ पे हमारे एक गुरुजी हैं, टीचर हैं हमारे, विनोद शर्मा जी सर हैं। वो ही वाज 62 एट दैट टाइम। तब भी वो उनकी एनर्जी इतनी थी कि वो 1 मैन आर्मी थे। वो 2 घंटे में कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो एक एक चीज़ उनके दिमाग में फिट रहती थी, तो वो एज़ इट इज़ वर्बैटिम हमें बोल देते थे। तो उनसे हम काफ़ी प्रभावित हुए। परंतु जो सब्जेक्ट की चूज़ करना था उसमें काफ़ी दिक्कत इसलिए आई कि उन्होंने, जब बाकी लोगों ने भी कहा कि मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ये दोनों सब्जेक्ट आपके मतलब सुसाइडल है आपके लिए। सुसाइडल इन द सेंस कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप दोनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं कर सकते। बचपन में आप पीसीएम से भाग रहे थे, आपको कॉमर्स लेना था, लेकिन फैमिली पापा ने कहा कि नहीं, पीसीएम ही लेना है। बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट था बचपन में कि मैं 10th के बाद कॉमर्स करूं, क्योंकि मुझे साइंस से थोड़ी सी मुझे डर लगता था साइंस से। तो मेरे ब्रदर 1 साल मुझसे सीनियर थे, तो वो साइंस पढ़ते थे। तो उन्होंने शुरू में कोशिश की मुझे पढ़ाने की, तो मुझे मतलब मेरा डर और पक्का हो गया कि अब तो मैं साइंस कर ही नहीं सकता। तो करीब 3 महीने तक मैंने घर वालों से नज़रें बचा के साइंस नहीं पढ़ी और मेरा ध्यान सारा दिन खेलने कूदने में रहता था। तो परंतु जब 10th का रिज़ल्ट आया, उस समय 10th के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में काफ़ी गैप होता था 2-3 महीने, तो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। उस समय 82% मार्क्स को भी बहुत अच्छा माना जाता था, और स्पेशली हम जिस स्कूल से पढ़े हैं उन स्कूलों में मतलब पढ़ाई बहुत कम होती थी। तो उसके बाद घर वाले बोले अब तो आपको नॉन मेडिकल ले लेना चाहिए। तो मेरे पापा थे जो अनफॉर्चुनेटली इज़ नो मोर, तो वो हमारे रिश्तेदारों के सामने कहते थे कि ये बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, ये कॉमर्स के पीछे क्यों पड़ा है। तो फाइनली एक दिन मैंने शर्मिंदगी से बचने के लिए बोल दिया नहीं, मैं नॉन मेडिकल ले रहा हूँ, पीसीएम ले रहा हूँ। तो अच्छा रहा, पीसीएम में मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो डर था वो धीरे धीरे निकल गया और अच्छी स्कोरिंग हुई। आई गॉट 30th रैंक इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड आई वाज ऑलमोस्ट टॉपर ऑफ माय बैच इन थापर इंस्टीट्यूट। थ्रू आउट इंजीनियरिंग मैंने अपने ब्रांच में टॉप किया, गोल्ड मेडल मुझे मिला था। तो बचपन से आप पढ़ने में अच्छे थे या फिर? पढ़ने में अच्छा था मैं, मतलब ऐसा कहते हैं लोग, और रिज़ल्ट भी अच्छी रहे शुरू से। तो पढ़ने में तो टाइम भी स्पेंड करते थे, मेहनत भी करते थे, तो पढ़ने में तो अच्छे थे। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो थी मेरी। जनरल नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं थी, न्यूज़पेपर हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। जैसा आज के बच्चे तो खैर बहुत इंटेलिजेंट हैं, मोबाइल यूट्यूब से सब कुछ सीख लेते हैं, उस समय तो मोबाइल नहीं होते थे और उस समय बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी नहीं होती थी।
तो वो चीज़ एक ड्रॉबैक था, लेकिन विद टाइम सब चीज़ों से कोप अप हो गया और अच्छी यूपीएससी का फाइनली एग्ज़ाम क्लियर हो गया हमारा। कॉलेज कहाँ से हुई आपकी? थापर इंस्टीट्यूट पटियाला से। पटियाला से ही। पंजाब के जो कॉलेज हैं उनकी बहुत बात चलती है कि गैंग चलता है, गुट चलता है, कोई बंदूक निकाल लेता है, पंजाबी गाने भी बहुत सारे हैं, सिद्धू मूसेवाला वाले। तो आप उस समय ऐसे कुछ थे उस गैंग नहीं, में? उस समय वो ऐसा कोई माहौल नहीं था, और वैसे भी जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले रहते हैं उनको इन चीज़ों में ध्यान कभी नहीं जाता। तो वो तो अब हम पुलिस में हैं तो इन चीज़ों को हमें समझना भी पड़ता है क्यों हो रहा है नहीं हो रहा। उस समय हमारे किसी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं थी, और उस समय वैसी चीज़ें थी भी नहीं। तो हमारे कॉलेज का बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही प्रोफेशनल कॉलेज था, हॉस्टल में हम रह के पढ़ाई करते थे। तो हमें काफ़ी वो मतलब दो आर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ, स्पेशली 4 years दैट आई स्पेंट इन थापर इंस्टीट्यूट। वो सबका कॉलेज में होता ही है। 2006 में आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, आपको आईपीएस मिला और 152nd रैंक था आपका। मगर उसके बाद भी आपने ट्राई किया, आईएएस बनना था आपको? बिल्कुल, वो क्या है कि यूपीएससी में हमने ऑप्शंस भरते हैं जब हम, ऑप्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस भरते हैं मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। कुछ लोग जिनका आईपीएस का ज़्यादा क्रेज़ होता है उसको छोड़ के। तो मैंने जब प्रेफरेंस भरी थी तो आईएएस फर्स्ट चॉइस थी। तो थर्ड अटैम्प्ट में मेरा, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ। सेकंड में मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। इनफैक्ट सेकंड अटैम्प्ट के बाद तो आई वाज वेरी मच डिमोरलाइज्ड, क्योंकि हमारा 10th में या 9th में को रिज़ल्ट आया 2005 में और 2006 में, और 16th मई को प्रीलिम्स था। मतलब आप खुद आपको शॉक लगता है जब आपका एग्ज़ाम फेल होता है। तो विद इन 5 days आपका नया एग्ज़ाम भी है, तो 2 दिन तो संभलने में ही लग जाते हैं आपको। तो उस समय मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरा साथ दिया, बोले नहीं बेटा कुछ नहीं होता, आप पढ़ाई करो। तो वो पीरियड काफ़ी स्ट्रेसफुल था, लेकिन फिर दोबारा लग गए, मतलब एनर्जी अपनी गेन की, दोबारा कॉन्फिडेंस आया। मेरे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली कि मैं उसको बोला कि भैया मैं क्या करूं, और कि मैंने जितनी तैयारी करनी थी कर ली, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, कि मैं इसके आगे मैं क्या पढूं मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जस्ट चीज़ों को जो इस साल की जो नई चीज़ें हैं उसको कंसोलिडेट करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, उतना ही पढ़ो। बाकी अगर आपके सितारे अच्छे होंगे तो आप बन जाओगे, नहीं भी बनोगे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये रहा, और 152 रैंक मेरा आ गया, और एक चांस लिया कि नया एग्ज़ाम दे देते हैं। ऑल्दो आई जॉइंड द ट्रेनिंग, कोई छुट्टी वुट्टी भी नहीं ली हमने, और ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी हालांकि रैंक आ गया था, बट वो आईएएस नहीं मिल रही थी, तो फिर उसको नहीं ज्वाइन किया। तो आज जब आप इस पोस्ट में पहुंच चुके हैं, जब आप आईएएस को देखते हैं तो लगता है, मलाल तो नहीं मन में कि काश मैं भी आईएएस होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समाज में हर सर्विस की अपनी भूमिका है। डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप कितना डेडिकेशन से काम करते हो। सरकारी नौकरी में स्पेशली सिविल सर्विसेज में अथाह संभावनाएं हैं आपको समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने की, समाज को कुछ अच्छा करने की। वो आप चाहे किसी आईएएस में हो, आईपीएस में हो, आईआरएस में हो, इवन डिप्टी कलेक्टर हो, डिप्टी एसपी हो, इवन थाना प्रभारी हो, चाहे तहसीलदार हो, कुछ ही किसी भी स्तर पे आप हों, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है काम करने की। तो बस आपके मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, और समाज के प्रति आपकी अपने आप को जिम्मेदारी फील होनी चाहिए। तो मलाल तो खैर कुछ है भी नहीं, बल्कि ये इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी अब आने के बाद पता चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा हैं जो और सर्विसेज में नहीं है। एक ड्रेस होता है, ड्रेस का प्राइड भी होता है कि हम यूनिफॉर्म में हैं, बाहर निकलते लोग पहचानते हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, वो भी होता है। बिल्कुल, यूनिफॉर्म में तो हमारा प्राइड जब हम ट्रेनिंग में थे उसी समय से, जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी तब से ही हो गया था। तो आज भी यूनिफॉर्म की इनफैक्ट जो मैं तो लोगों से भी कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म की कदर करें। ठीक है, हमारे समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, हो सकता है कि पुलिस विभाग में कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो अपनी ड्यूटी सही से ना करते हों, और जिनके आचरण से पूरा विभाग बदनाम होता है। परंतु मेरे ख्याल से हर विभाग में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 5-10% लोग ही ऐसे होते हैं जो बदनाम करते हैं। 90% 80% लोग ऐसे रहते हैं कि जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं, बस बशर्ते ये है कि उनको उनका बॉस या उनका लीडर अच्छा मिल जाए। तो जिस प्रकार का बॉस या लीडर होता है उस प्रकार से ही पूरा डिपार्टमेंट चलता है। तो पुलिस ने भी मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से काफ़ी अपने इमेज को भी सुधारा है, स्पेशली कोविड के टाइम पे जैसा आपने देखा। और मैं तो जो पुलिस को लोग आलोचना करते हैं
मैं सिंपली उनसे क्या लोग कहते हैं कि आपको रात्रि गश्त अच्छे से नहीं होती इसलिए चोरियां हो जाती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर एक दिन पूरी पुलिस डिपार्टमेंट छुट्टी पर चला जाए तो जो अनारकी फैलेगी वो अनबिलीवेबल है। तो हमें पुलिस विभाग के कंट्रीब्यूशन को भी सराहना करनी चाहिए। ऑफ कोर्स सभी विभागीय कर्मचारी हैं, बट जितनी मेहनत पुलिस डिपार्टमेंट करता है तो मेरे ख्याल से अन्य विभाग में अपना अपना रोल सबका है, लेकिन उतनी मेहनत कोई और नहीं करता। तो मैं अपने पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी सलाम करता हूँ कि वो इतनी कठिन परिश्रम में ड्यूटी करते हैं। 24 घंटे में से कम हर पुलिस कर्मचारी कम से कम 12 से 15 घंटे ड्यूटी करता है। तो जैसे रोहित शेट्टी की मूवी होती है उसमें पुलिस जिस प्रकार दिखाया जाता है, स्लो मोशन चल रहा है, स्कॉर्पियो आ रही है, आला रे आला सिम्बा, आला गाना बज रहा है, पुलिस वाला उतर रहा है, गन निकाल रहा है, मार रहा है। तब सर्विस में आया तब आपको वो वाला जो फ्लेवर वो मिला कि रियलिटी कुछ और होती है? नहीं, देखिए फिल्में जो बनती हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि फिल्में हमारे समाज का प्रतिबिंब होती हैं। जो समाज में चल रहा है, अगर सही फिल्म बनाने वाले हैं, जो फिल्में चलती हैं वही फिल्में चलती हैं जिसमें कि समाज की सच्चाई को दिखाया जाता है। तो ठीक है, फिल्मों में क्रिएटिविटी डाल के उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं, परंतु मोर और लेस पुलिस का अगर हम रोल देखें तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो काफ़ी हद तक सही होता है। पहले बहुत नेगेटिव रोल दिखाया जाता था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, पुलिस अधिकारियों को कम्युनिटी पुलिसिंग करने के लिए करना पड़ता है, तो उससे क्या है, समाज के साथ जुड़ना ज़रूरी हो गया है पुलिस का। तो उसी हिसाब से फिल्मों में भी आप देखेंगे तो पुलिस की छवि भी उसी हिसाब से दिखाई जाती है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, ऑफ कोर्स फिल्मों में ज़्यादा मसाला ज़्यादा होता है, लेकिन कंटेंट भी, जैसे आप सरफरोश देखें, सरफरोश में जो दिखाया गया है, मैं तो हमारे जब अभी आपने सुना होगा कि हमारी टीम राजस्थान में जाके ड्रग्स का वो पकड़ के लाई थी, तो कुछ लोग तो हमें भी माइंड में लगता है कि बिल्कुल सरफरोश टाइप हम काम कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे किसी को पकड़ा, फिर वहाँ जाके रेकी करी, पकड़ा। तो ऑफ कोर्स वो हायर स्केल का था, परंतु ऑपरेशन वैसे होते हैं एक्चुअल में। जब हम नक्सल एरिया में भी हम लोग रहे हैं, तो नक्सलियों के साथ भी जो ऑपरेशन होते थे हमारे, वो एक्चुअल में जो फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं उसी, मतलब एक्चुअल में वो होते हैं, उन्हीं से सीख के फिल्में बनाई जाती हैं। बिल्कुल एक्शन वैसा ही होता है। ऑफ कोर्स मतलब उसमें दिखाया जाता है कि एक आदमी लगा होता है, बाकी सारी चीज़ वैसे ऑलमोस्ट वैसी होती है। सर 2006 में आपने क्रैक किया, साथ में आपने फिर से ट्राई किया, मगर कोई वेट कर रहा था आपका, शादी की बात चल रही थी, कैसे पूरा मामला सेट हुआ बताइए? बिल्कुल, क्या हुआ, मेरा 2006 में एग्ज़ाम हुआ तो 7 के में रिज़ल्ट आया। तो घर वाले पहले भी कह रहे थे शादी की, तो ऑफ कोर्स मैं तो बोला था एग्ज़ाम पहले देखते हैं। तो मेरी जो अभी बेटर हाफ हैं, तो हम एक ही शहर से हैं, तो ऑल्दो वी डिडंट नो ईच अदर पहले, तो उनके पेरेंट्स ने न्यूज़पेपर में देखा कि कोई लोकल लड़का सिलेक्ट हुआ है यूपीएससी में, तो इनके फादर की इच्छा थी कि इनकी शादी किसी सिविल सर्वेंट से ही करनी है। आपकी इच्छा थी कि डॉक्टर मिले? मेरी इच्छा थी डॉक्टर मिले। अरे आपको कैसे पता? आपने किससे बात की है? रिसर्च बहुत तगड़ी होती है। तो हमारी समझ लीजिए कुंडलियाँ मैच हो गई, और उस समय मतलब उस समय क्या, आज भी वाले मामले में कुंडली मैच करते, इतने गुण मिलने चाहिए, इतने नहीं घर वाले बिलीव करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे समाज में तो मैं तो ये मानता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स की इच्छा की हमें कदर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो डिस्कस कर लेने चाहिए बैठ के, परंतु जो भी था मैच कुंडली हो गई तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि किसी को घर वालों अब नहीं होती तो देखते हैं, फिर अब तो हो गई ना, रिवर्स गियर तो अब लग नहीं सकता। तो फिर हमारी शादी हो गई। इनफैक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एंगेजमेंट के बाद हमारी एग्ज़ाम थे मेरे, क्योंकि मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, तो हमने शादी की डेट तय की थी 21 नवंबर, और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे करीब 10-15 नवंबर के आसपास। मैंने कहा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो 21 नवंबर डेट फिक्स की हमने। वो क्या हुआ उस साल के यूपीएससी का कुछ ऐसा हुआ कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो गया। अच्छा। और वो हो गया 23 तारीख को, 23 को या 22 को, आई डोंट रिमेंबर। शादी कब हुई थी? शादी 21 को। 21 को? हाँ, और एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम देना है, शादी के अगले दिन एग्ज़ाम देने जाना है जी। फिर 23 को एग्ज़ाम हुआ। तो अब क्योंकि ऑलरेडी जॉब तो हाथ में थी, और दैट अटेम्प्ट आई वाज गिविंग के चांस लेने के लिए, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं थी।
तो शादी की 21 को, हमारे यहाँ रात को होती है शादी, तो 21 को शादी की करते करते सुबह हो गई। सुबह 5 बजे बारात वापस आई और 2-4 घंटे रेस्ट करके मैं चंडीगढ़ चला गया एग्ज़ाम देने। और नींद, क्योंकि शादी में आपको वैसे ही पता है थकावट इतनी होती है, नींद पूरी नहीं हुई। इनफैक्ट एग्ज़ाम में मैं सो रहा था यूपीएससी के एग्ज़ाम में। शादी हो गई, अब क्या कर रहे हैं? सो रहे थे आप। लेकिन लकीली देखो आप, फिर भी एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ अच्छा, नेक्स्ट ईयर। तो डॉक्टर ही क्यों? मेडिकल के पैसा बचाना चाह रहे थे आप, जो डॉक्टर की फीस लगते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं वेरी पुअर इन मेडिसिन्स। अच्छा। ठीक है, मुझे मतलब अब तो खैर थोड़ा बहुत समझ आ गई कि सर दर्द में कौन सी गोली लेनी है, आपको ज़ुकाम हुआ था अब कौन सी दवाई ले, खांसी में गोली लेनी है, तो वेरी पुअर था। तो एक मन में था, आई हैड वेरी गुड ओपिनियन अबाउट डॉक्टर्स, क्योंकि मेरे ब्रदर भी डॉक्टर हैं, कि कैसे मतलब सर्विस, नोबल सर्विस है एक वो, कि लोगों की ज़िंदगी बचाना, उनको उनका इलाज करना, उनकी तकलीफ़ें दूर करना। तो मेरे मन में यही था कि एक डॉक्टर से अगर शादी होगी तो इट विल बी ऑनर फॉर मी, कि एक ऐसे आदमी के साथ मैं शादी कर रहा हूँ जिनकी के मतलब उनका प्रोफेशन ऐसा है कि लोगों की सेवा करने का। तो वही सोच थी मन में। और दूसरा यह है कि पर्सनली घर में मेरा इलाज भी फ्री में हो जाएगा। आज ये अमूमन ऐसा होता है कि लोग आईएएस बनते हैं तो लबासना में अपना पार्टनर चुन लेते हैं, या फिर पुलिस सरदार वल्लभ भाई वहाँ पर चुन लेते हैं। आप डॉक्टर, या फिर थर्ड ओपिनियन जो होता है वो डॉक्टर का होता है। ऐसा क्यों होता है कि या तो आईएएस होनी चाहिए, या आईपीएस होनी चाहिए, या फिर डॉक्टर होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फैक्ट सर्वे तो ऐसा नहीं हुआ है कोई। बट लोग प्रेफर आईएएस मतलब सर्विस वाले इसलिए करते हैं, कई बार तो कुछ कार्डर एलोकेशन में किसी की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो दो ऑफिसर्स जिनके कार्डर म्यूचुअली एग्रीएबल हो जाएं थर्ड कार्डर के लिए जाएं कैसे भी, तो वो लोग कंसिडर्ड डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम शादी कर सकते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स एकेडमी में इंटरेक्शंस हो जाती हैं कुछ लोगों के, मतलब भी सेट होता है तो आगे शादी बचा होता है तो उनके हो जाते हैं। पर ऐसा मेरे ख्याल से डॉक्टर्स जो वो वाला, डॉक्टर भी इतनी प्रतिष्ठित सेवा है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है लोगों के मन में। जैसे आप पुलिसिंग करते हैं बहुत प्रेशर भी होता है, ऐसा नहीं प्रेशर नहीं होता है, या बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर क्या आप भी घर जाकर के ईयरफोन लगा के सिद्धू मूसे वाला गाना सुनते हैं? नहीं, अभी तो खैर मेरा बच्चा है 4 साल का, 3.5 साल का, तो अभी तो घर जाते हैं तो प्रेफरेबली उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश होती है। लेकिन पुलिस सर्विस 24 घंटे की सर्विस है, तो कई बार तो बेचारा वो भी इरिटेट हो जाता है कि पापा आपका फ़ोन ही नहीं बंद होता है। आप सोते कब हैं? ऐसे हम भी सुनते हैं कि आप रात में 2 बजे कॉल कर लेते हैं, बोलते हैं अच्छा कहाँ ड्यूटी कर रहे हो बताओ, फिर आप 5 बजे सो जाते हैं, फिर उठते हैं अच्छा कहाँ अब दिखाओ, तो आप सोते कब हैं? सोना इनफैक्ट पिछले 4 महीने में जब मैं दुर्ग में था तो इट वाज मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मुझे मिली थी पोस्ट, स्पेशली चुनाव के वक्त। तो पर्सनल अपने कंफर्ट तो छोड़ना ही पड़ता है अगर आपको फील्ड में अच्छा काम करना है। तो मतलब शुरू से मेरी आदत है कि सोता कम ही हूँ मैं, मतलब मुश्किल से 4-5 घंटे सोने की आदत है मुझे, तो वो चीज़ मेरे काम आई इसमें, स्पेशली जिले के टाइम पे। इनफैक्ट मेरे स्टाफ काफ़ी परेशान रहते थे कि साहब आप इतनी मेहनत करते हो, हमें शर्म आती है। तो मैं कहा आप भी करो फिर उतनी मेहनत। बट मैं एक, अगर हर आदमी अपना अपना जॉब अगर सही तरीके से करे तो नॉर्मल टाइम में अच्छी आप रिज़ल्ट भी दे सकते हो और अपनी ड्यूटी भी अच्छे से कर सकते हो। बट इशू ये होता है कि स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस में लोग कुछ लोग तो दूसरों के काम को करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं रहता और कुछ लोग एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो इसलिए वर्क डिवीज़न जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो उसको भी हमने कोशिश की थी सुधारने की, लोगों को अलग अलग काम दे के, काम बांट के करने की। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी आगे भी। पाजी आप पंजाब से, बठिंडा से, तो पंजाबी गाने तो बहुत सुनते होंगे? पंजाबी गाने सुनते हैं। तो कौन फेवरेट कौन है आपका? फेवरेट ऐसे पहले तो जैसे गुरदास मान हैं वो होते थे, चमकीला साहब हाँ हैं, लेकिन उनके गाने बहुत ज़्यादा नहीं सुनते थे। लेकिन गुरदास मान हमारे फेवरेट थे। जगजीत सिंह थे, शेर उनकी जो गज़ल उनकी चलती थी। और अभी नए वालों में तो ऐसे मूसे वाला इनफैक्ट ही गॉट फेमस आफ्टर हिज अनफॉर्चुनेट डेथ मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत लोग पहले नहीं जानते थे उसको। तो उनके गाने मुझे बहुत
एनर्जी होता है, आप भी मान लीजिए कहीं आप मालूम पड़ा वहाँ क्राइम हो रहा है, सुन लिए सिद्धू मूसेवाला चले गए आप भी वहाँ पर। वो मैं उस चीज़ों पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बट उनके गानों में एक दो गाने जो फेमस हुए थे, काफ़ी उनके कंटेंट अच्छे थे। जैसे इसी पे था कि सच बोलेंगा ता लगू 295। हाँ हाँ, आप सुने ये गा पाएंगे? हाँ हाँ, नहीं गाना तो क्या, नित्य कंट्रोवर्सी नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मा दे नाम से डिबेट मिलूगी, बोलेगा तो मिलूँ 295। बोले करेगा तरक्की पुत्र हेट मिलूगी। करेंगे जी, तरक्की तो हेट बहुत मिलूगी। मीनिंगफुल लिरिक्स है, मीनिंगफुल था, अंदर कंटेंट भी अच्छा है, से हार्श रियलिटी कई गानों में उन्होंने की है, बट गाने तो मेरे ख्याल से लोग माइंड रिलैक्स करने के लिए सुनते हैं। हमें मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, मैं और मेरी वाइफ हिंदी मूवीज़ ही देखते हैं हम लोग। कोई भी 12 फेल देखी आपने? 12 फेल देखी है हमने, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब इट शोज़ के एक आदमी अपनी सिर्फ मेहनत से, परसिवरेंस से, डेडिकेशन से क्या हासिल नहीं कर सकता। जो कि कुछ लोग कहते हैं, नकारात्मक सोच रहती है बहुत लोगों की, उन सोच को दूर करने के लिए वो हर किसी को मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो मूवी देखें। एक एस्पिरेंट्स करके भी एक सीरीज़ आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी मैंने देखी है। मुझे वही पसंद है जो मोटिवेशन जिस मूवी से मिले, जिसमें मतलब पेट्रियोटिज़म हो, जैसे पोखरान आई थी, सरफरोश है, इवन ये IBN 71 आई थी, और एयरलिफ्ट है, ठीक है, ये मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं। उरी है, और अभी रिसेंटली फाइटर आई थी। मतलब हम खैर हम तो, मैं और मेरी वाइफ, हमें बहुत शौक है मूवीज़ देखने का। हम चंडीगढ़ में थे, आई वॉज इन CBI, तो CBI में 3.5 साल चंडीगढ़ में रहा मैं। तो चंडीगढ़ तो सिटी इज़ सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। और CBI में हमारे क्या था कि आपको ऑफिस टाइम है, मान लीजिए 10 बजे जाना है, और SP थे? हाँ SP था मैं। 7 आपकी रिसर्च कमज़ोर होगी लग रहा है मुझे। तो 7 to 8 बजे तक ऑफिस में बैठते थे, ठीक है, लेकिन उसमें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, परंतु क्योंकि उसमें लोकल पुलिस का काम नहीं था कि जैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, जहाँ पेट्रोलिंग करनी है वो, तो इसलिए उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते थे घर आके। ऑफ कोर्स कई बार तो ऑपरेशन चलते थे, रेड्स चलती थी, तो 3-3 4-4 दिन लगातार ऑफिस में बैठना पड़ता था, परंतु नॉर्मल टाइम में महीने में 15 से 20 दिन आप फैमिली के साथ, स्पेशली नाइट स्पेंड टाइम, डिनर अच्छे से कर सकते थे। तो हम लोग वीकेंड पे मूवी देखते थे, और वीकडे पे भी कई बार देख लेते थे, नाइट शो देख लेते थे। और हमने वहाँ पे फ्रेंच सीखी, फ्रेंच लैंग्वेज, मैंने और वाइफ दोनों ने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। वीकेंड पे हम क्लासेस लगाते थे, 4 घंटे की क्लास होती थी, उसमें हमारे साथ स्कूल के बच्चे भी होते थे। पूरी फ्रेंच आती है आपको? अब तो 2-2.5 साल हो गए, भूल गया, लेकिन हमने उसमें फ्रेंच में मास्टर्स कर ली थी। अच्छा, आपको जैसे आपको बोलना हो फ्रेंच में कि सत्यम बहुत अच्छा इंटरव्यू लेता है, तो कैसे बोलेंगे? अब तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ। सत्यम त्रै बॉन इंटरव्यू सत्यम EST जी त्रै त्रै बॉन इंटरव्यूअर को अब मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ सच, क्या बोलेंगे, स्पीकर को क्या बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट, बट ग्रामर ये रहेगी इसकी। तो कितना समय लगा वो फ्रेंच सीखने में? 2 साल। 2 साल। उसमें क्या होता है कि फ्रेंच में फ्रेंच एम्बेसी है जो, उन्होंने बहुत जगह पे इंडिया में सेंटर खोले हुए हैं फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। तो विद परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट हमने उसमें एनरोल किया उसमें। तो पहले होता है स्टार्टिंग लेवल, जैसे नर्सरी, ABCD, हाँ, तो उसको A1 लेवल बोलते हैं। तो उसमें नहीं, मतलब ABCD तो खैर 2 दिन में सिखा देते हैं वो, लेकिन ग्रामर, बेसिक ग्रामर A1 लेवल होता है, फिर A2 लेवल होता है, फिर B1 लेवल होता है, फिर B2 लेवल होता है, फिर C1 लेवल होता है, फिर C2 लेवल होता है। इंडिया में जो इनके सेंटर हैं वो C1 तक पढ़ाते हैं, तो हमने C1 तक कवर किया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक एग्ज़ाम लेते हैं, दैट एग्ज़ाम ऑल इंडिया में, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड सेम टाइम पे चलता है वो एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम A1 A2 तो बहुत लोग कर लेते हैं क्लियर, B1 में 50% लोग रह जाते हैं, B2 में 20% लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं वो,
और C1 में तो 1% लोग एग्ज़ाम वहाँ तक पहुँच गए। हमने वो क्लियर किया हुआ है। यूपीएससी क्लियर किया तो वहाँ तक जाना स्वाभाविक है। नहीं ऐसा नहीं है, वो लैंग्वेज इज़ ए वेरी गुड, एक्चुअली इट रिलीजेज हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी। आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखेंगे आपको बहुत खुशी मिलती है मुझे अंदर 5 से। लैंग्वेज आती है, पर वो इंडिया की है, बाहर की नहीं। मुझे बंगाली आती है, भोजपुर में यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे भोजपुरी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी थोड़ी मोड़ी बोल लेता हूँ गाने सुन करके जो सीखा हूँ मैंने, और थोड़ी मोड़ी मराठी आती है। ओके गुड, 6 होगी फिर तो। पीछे हो गई। चलिए अच्छी इसलिए बात है। मराठी थोड़ी मोड़ी कह दी मैंने। उसके तो बाद मैंने 2006 की हम बात करें, 2006 वाज ए वेरी लकी ईयर फॉर मी। 2006 के जब यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया जी। तो अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं था मींस का, तो मींस एग्ज़ाम हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने और एग्ज़ाम भी लिखे। मैंने कैट का एग्ज़ाम लिखा उस साल। यूपीएससी के बाद हाँ, एग्ज़ाम नवंबर में हो गया था, दिसंबर में कैट का एग्ज़ाम दिया, बिना पढ़े दिया था, कोई तैयारी वारी नहीं की थी कि दे देते हैं। और मैंने उस दिन पंजाब में क्रैक हो गया मत बोलिएगा। हाँ बता रहा हूँ ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्ज़ाम था जिसमें कि इंजीनियरिंग जी। के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे सारे। तो अब देखिए 2001 में आई पासड आउट, और 2006 में दिसंबर में 5.5 साल बाद इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, समझ लीजिए यूपीएस बोर्ड का। मेरे हमारे साथ फ्रेश बच्चे थे, वो भी एग्ज़ाम दे रहे थे। वो मतलब स्टिल आई टॉप्ड इन दैट, मतलब फर्स्ट रैंक आया। कैट में मेरा 99 पॉइंट कितना था, 99.4 या 6 परसेंटाइल थी। तो मुझे IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, कोझिकोड, ये 5 जगह से कॉल आई थी। जी। तो मैं इंटरव्यू देने तो 2 जगह गया था बस, बेंगलोर में और मतलब गजब कलकत्ता में। एंड आई गॉट सिलेक्टेड इनटू कलकत्ता। जी। कलकत्ता में जब उन्होंने इंटरव्यू ली मुझे, तो फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म में मैंने भरा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई हैव रिटन मेंस दिस ईयर। तो बोले कि यू विल बी सिलेक्टेड इन दैट, देन वाई शुड बी सिलेक्ट यू, कि आप तो उधर ही जाना चाहते हैं। मैं कहा देखिए माई प्रेफरेंस इज़ यूपीएससी ओनली, अगर वो नहीं हुआ उधर तभी मैं आपके पास आऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगा। आपने मुझे करना सिलेक्ट तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, आपकी मर्जी है। क्या क्या उन्होंने सिलेक्टेड मी। जी। कहते आपकी फ्रैंकनेस और आपकी मतलब ऑनेस्टी देख के विल सिलेक्ट यू। तो बट अच्छा ये हुआ कि एडमिशन फ़ीस भरनी थी जी। उसमें काफ़ी, मतलब अभी भी काफ़ी है फ़ीस उनकी, लेकिन 50,000 रुपीज़ थी फ़ीस उनकी। और मैं बेरोज़गार था उस समय। तो बेरोज़गार आदमी के लिए अपनी सेविंग से 50,000 रुपये देना बड़ी बात थी। तो मेरा एक फ्रेंड था कलकत्ता में, मैंने उसको डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज दिया। जी। मैंने कहा यार देख, आज लास्ट डे है और आज ही यूपीएससी का रिज़ल्ट आना है, ठीक है। तो अगर यूपीएससी का रिज़ल्ट मेरा आ गया पॉजिटिव, फिर तो तुम ड्राफ्ट मुझे वापस भेज देना, नहीं जमा करा देना वहाँ पे। तो लकीली मेरा रैंक आ गया, तो अच्छा हुआ उसमें। जिसने भी आपको फ्रेंच सिखाया होगा, आपने उनको पंजाबी सिखाई? बिल्कुल सिखाई, क्यों नहीं सिखाई। जैसे हमारे वो बोलते हैं, ये होता है ना, क्या बोलते हैं वो बच्चों वाला जो खाते हैं, जो पिंक पिंक से, बुड्ढी के बाल बोलते हैं जो खाना। तो हम उनसे बोलते थे कि मैडम इसको क्या बोलते हैं? बुड्ढी माई का चाटा पंजाबी में बोलते हैं। इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? बोली मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो फिर उन्होंने भी कुछ लेवल होता है पंजाबी का भी, उन्होंने कुछ लेवल नहीं, वो एक्चुअली चंडीगढ़ में तो लोग जो इंडियंस ही सिखाते हैं फ्रेंच, तो उनको वैसे ही हिंदी पंजाबी आती होती है, तो उनको तो सिखाने का मतलब नहीं। फॉरेनर्स जो आते हैं उनको सिखाने में मज़ा आता है, लेकिन पता नहीं ब्लैंक होते हैं। लेकिन क्या है ना, नई लैंग्वेज आप बहुत इजीली कैच करते हो। आपको अगर एक्चुअल में लैंग्वेज कोई सीखनी है, मान लो आपको फ्रेंच में एक्सपर्ट होना है, आप फ्रांस जाइए, उनके किसी अंदर के किसी शहर में जहाँ हिंदी इंग्लिश पंजाबी कुछ आता नहीं किसी को, आप वहाँ रुकिए, 3 महीने वहाँ आप रुकिए, अपना फ़ोन वोन बंद करके, और कोई लैंग्वेज नहीं आपने बात करनी किसी से, 3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब लैंग्वेज सच ए थिंग, क्योंकि आपको कुछ समझ ही नहीं लगेगा ना, तो अब आप बात करोगे ऑब्जर्वेशन से, उनके एक्सेंट से, सब चीज़ों से सीखोगे। जैसे छोटा बच्चा सीख जाता है। छोटा बच्चा वैसे ही सीखता है। जी। 2015 में आप सीबीआई में गए, फिर आसाराम बापू का केस आपने हैंडल किया? नहीं, गुरमीत राम रहीम जी का आपने केस हैंडल किया। तो राम रहीम कैसे व्यक्ति, जैसे उनकी बातें चलती हैं, आप तो पूरा केस आपने हैंडल किया है,
इंटरोगेशन के वक्त क्या बातें हुई थी उनसे? नहीं देखिए, किसी इंडिविजुअल के बारे में कैसे व्यक्ति हैं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने ऑफिशियल कैपेसिटी में ही उनसे बात की थी जो भी की थी। डायरेक्टली बात ऑफ कोर्स नहीं हुई हमारी, क्योंकि केस काफ़ी 15-16 साल चला था, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम जो उसमें हुआ था। तो बट दैट केस वाज ए हॉलमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीआई, कि इतनी मेहनत के बाद, इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सिक्योरिंग कन्विक्शन ऑफ सच ए पावरफुल पर्सन, तो सीबीआई ही वो कर सकती है। तो आई वाज लकी अनफ कि मैं उस टीम का पार्ट था। उस समय काफ़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थी, राइट्स भी हो गए थे। तो पहली बार हमें सीबीआई ऑफिसर्स को भी पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी कि इट कैन बी डेंजरस फॉर यू आल्सो। तो करीब 6-7 महीने हम लोग सिक्योरिटी नेट में थे। बट ठीक है, काम तो करना ही है। उसके बाद और भी केसेस हुए थे उन पे, मतलब 3 केसेस में हम उनको कन्विक्ट कर पाए थे। तो आई वॉज़ लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। मेहनत की हमें, हमारी टीम ने, हम तो सुपरवाइज़र में थे ज़्यादा, तो जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं तो हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ कि जैसे कई बार कुछ कि जहाँ भी केस पकड़ते हैं तो बोले नहीं सर आपके करना होगा, मैं अगर नहीं भी मैंने तो बैठ के ऑर्डर दिए हैं, काम तो आप ही ने किया है। तो अच्छा रहता है, टीम को अच्छा लगता है जब उनको क्रेडिट मिलता है। तो ये था। सर आप छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुई, आप कैडर मिला, फिर कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी, क्या एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ का आपका? पूरा घूम लिया आपने छत्तीसगढ़? हाँ ऑलमोस्ट, अब तो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह घूम चुका हूँ मैं। तो घूम चुका हूँ, इनफैक्ट पोस्टिंग कर चुका हूँ। तो पहली मेरी पोस्टिंग हुई राजनांदगांव में एज ए प्रोबेशनर। तो उसमें आई वॉज़ वेरी अनलक्की कि विनोद चौबे साहब उस समय एसपी थे और उसी टाइम पे वो घटना हुई जिसमें वो शहीद हुए। एक कांस्टेबल को शायद नक्सली लेकर चले गए। हाँ वो अलग स्टोरी है, लंबी स्टोरी है वो। तो उसमें नहीं, राजनांदगांव में वो मदनवाड़ा इंसिडेंट आपने सुना होगा। तो उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई बीजापुर में 1 साल रहा मैं करीब। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज एसपी हुई गरियाबंद में। जब पंजाब के व्यक्ति की पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में, तो डर होता है मन में, फैमिली में भी कि आप नक्सल क्षेत्र में जा रहे हैं? होता है, फैमिली में ज़्यादा होता है। हमें तो खैर ट्रेनिंग भी दी जाती है और सब, तो वो डर वर तो निकल जाता है, लेकिन फैमिली में डेफिनेटली डर रहता है, क्योंकि आवर लाइफ इज़ एट स्टेक। कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं चाहेगा, परंतु ड्यूटी तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी है। और मैं तो कई बार कहता था कि नक्सल एरिया में ड्यूटी करना, आपको रिवॉर्ड ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं मिलने के। रिवॉर्ड इन द सेंस आपकी रिकॉग्निशन होती है, आप काम करते हो अच्छा। शहरी क्षेत्र में आप को रिजल्ट विजिबल नहीं होते उतने कि आपने क्या ऐसा किया कि चेंज हो गया कुछ। नक्सल एरिया में तो जैसे मैं गरियाबंद में 2.25 साल रहा, मैंने उस टाइम पे जहाँ पे मतलब एक कैंप खोलने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, तो मैंने 6 वहाँ पे कैंप खोले। एक गांव में मैंने मतलब गवर्नमेंट से प्रयास करके, उस समय मंत्रालय में भी चक्कर लगाता था मैं, नहीं तो आईपीएस ऑफिसर्स मंत्रालय किसी के पास नहीं जाते। तो मैं मंत्रालय में बिजली विभाग के हमारे सचिव थे जो, उनसे लगातार टच में था कि सर इस गांव में बिजली लानी है हमें। तो आई वॉज़ लक्की के 2 साल की मेहनत में हम एक गांव में बिजली पहुंचा सके, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय की। और डेवलपमेंट हुई, ऑपरेशंस हुए, एक अच्छा इनकाउंटर हुआ जिससे कि गरियाबंद ज़िले की सीमा से नक्सली बाहर हो गए थे। तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। लोगों में, मैं खुद सिविल कपड़े में नक्सल एरिया में जाता था और लोगों से पूछता था कि ये सड़क अब सेफ़ है, चले जाऊँ? बोले नहीं नहीं, अब पूरा पुलिस ने भगा दिया नक्सली, जाओ बेफिक्र होकर जाओ। हाँ, मतलब लोगों के मन में कॉन्फिडेंस था। मतलब मैं तो एक सिविलियन जाता था कि भाई डर लगता है, मैं बाहर से आया हूँ। तो वो इस चीज़ को लोगों के मन से सुन के मुझे अच्छा लगता था। पब्लिक का सपोर्ट हमेशा मिला जहाँ भी रहा मैं। इसके बाद मैं कोरिया गया, कोरिया में 6 महीने रहा। कोरिया में थोड़ा सा मतलब आई वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि कोई भी गलत काम नहीं करने देना था। तो कुछ आई थिंक आई शुडंट नेम देम, बट कुछ पॉलिटिशियंस को शायद मेरा काम पसंद नहीं आया, तो मुझे बालोद फिर ट्रांसफ़र किया गया। बालोद में करीब 3 महीने रहा। तो बालोद से तो मैंने वॉलंटरली ही वहाँ से ट्रांसफ़र लिया था। डीजी सर को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रायपुर में रहना है, क्योंकि मेरी वाइफ की हेल्थ थोड़ी सी इशू आ गए थे, तो उसके लिए। तो फिर मैं 1 साल रायपुर में रहा, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, एसआईबी में, इंटेलिजेंस में, नक्सल इंटेलिजेंस में। तो 1 साल में नक्सल इंटेलिजेंस में वहाँ रहने के बाद फिर मुझे एडीसी टू गवर्नर बनाया गया। 4 महीने में वहाँ रहा और फिर मेरी सीबीआई में डेपुटेशन पे चला गया था।
तो ये छत्तीसगढ़ की मेरी जर्नी रही है। फिर 2022 में मैं CBI में 3.5 साल चंडीगढ़ और 3.5 साल दिल्ली रहा, और उसके बाद जब वापस आया यहाँ पे तो मुझे DIG राजनांदगांव बनाया गया। पहले 3.5 महीने वहाँ रहा DIG राजनांदगांव। उस समय CM साहब की वो विज़िट होती थी, उसको क्या, भीड़ मुलाकात जी। भीड़ मुलाकात काफ़ी 8-10 जगह हुई, तो वो एग्जीक्यूट कराई सारी हमने। फिर उसके बाद मैं सरगुजा मेरी ट्रांसफ़र हुई एज ए प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, तो वहाँ पे प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, तो वहाँ पे करीब 8.5 महीने रहा मैं। वहाँ पे साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो अवेयरनेस है वो अभियान हमने चलाया, जो अब हम यहाँ भी चला रहे हैं। फिर उसके बाद किसी कारणवश मुझे वहाँ से रायगढ़ भेजा गया। रायगढ़ में नई रेंज क्रिएट की गई DIG की, तो वहाँ पे भी करीब मैं 2.5 महीने ही था। तो फिर इलेक्शन अनाउंस हुए, तो इलेक्शन कमीशन के आदेश से मेरी यहाँ पे दुर्ग में पोस्टिंग हुई थी एज SP, और अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले मेरी एज IG पोस्टिंग हुई है। सर तो बहुत ही शानदार बातचीत, बहुत शानदार करियर भी है आपका। जैसा मैंने सोचा था बहुत अच्छा बातचीत को, मैंने बाहर बहुत लोगों से रिसर्च किया, पूछा तो कहा सर बहुत टाइट हैं, वो हंसते नहीं है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। आपको कैसा लगा? पंजाबी में अगर आप मेरी तारीफ करना चाहेंगे, जो भी जैसा है वो आप बताइए। नाम क्या लिखते हैं? सत्यम पांडे। मैं कहना चाहना कि सत्यम पांडे जी बहुत ही अच्छे इंटरव्यू लेंदे ने। उन्होंने बड़े नॉर्मल हसी खुशी के माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरव्यू लेती, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ भी हो ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल, KP न्यूज़। आप सभी को मेरा आग्रह है कि KP न्यूज़ को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, हमारे सत्यम जी को सपोर्ट करें और अच्छे काम करते रहें। और सत्यम जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मीडिया की जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करें, कभी इसको किसी गलत काम में ना यूज़ करें। और आपका चैनल लगातार लोग देखें। आपकी इससे जो सर्वाइवल चैनल पे रहता है, तो जितने ज़्यादा लोग सर्वाइव उसमें सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा इनका अच्छा रहेगा। जो एक मीडिया जो आज की डेट में YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हर एक आदमी को कि अपना चैनल खुद बना सकते हैं, जो कि कई बार जो फॉर्मल चैनल्स हैं उनमें किसी ना किसी कारण से या तो आपकी इंटरेस्ट सही नहीं बैठते हैं या कन्फ्लिक्ट होता है, उसको अवॉइड भी कर सकते हैं आप। तो इनिशिएटिव के लिए इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इनके उज्ज्वल भविष्य की और आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पाजी।